हम इक्वेशंस को सॉल्व करने की कार्डन्स टेक्निक जो कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज हो रही है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि पहले जो गिवन इक्वेशन होती है उसको इस फॉर्म में हमें लाना होता है। यहाँ हम देखते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, या लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, पर सेकंड टर्म भी एब्सेंट होनी चाहिए, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और कांस्टेंट टर्म है और ये तो एक्स का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है। तो जो इस मेथड को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले सेकंड टर्म को एब्सेंट करना होगा। तो सेकंड टर्म को एब्सेंट करने के लिए हम y को हम ऐसा करते हैं कि जो इसके रूट्स हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। वो टेक्निक हम पहले 2 बार और डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आज फिर हम ये देख लेते हैं। तो हम y को x माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं और अब h की वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिससे कि सेकंड जो टर्म है वो एब्सेंट हो जाए। तो हमें पता है यहाँ हमने x को y प्लस h रखा था, इसमें सब्स्टिट्यूट किया था, सिंप्लीफाई किया था और जो सेकेंड कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा था उसको 0 इक्वेट करके और जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो h हमारे पास आ जाता है माइनस, जब इक्वेशन होती है a0x प्लस 3a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3a2x प्लस a3 इक्वल्स टू 0, तब हमने निकाला था कि h बराबर हो जाता है माइनस a1 ओवर a0, जबकि सेकंड कोफिशिएंट होता है 3 ऑफ a1। तो हियर 3 ऑफ a1 इज माइनस 15, इट मीन्स a is minus 5. And compare this equation with this equation, ax cubed plus 3a1x square plus 3a2x plus a equals to 0। हमने इस इक्वेशन के लिए डिराइव किया था और ये सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था। तो यहाँ हम इसलिए डायरेक्ट h की वैल्यू लिख रहे हैं कि जब भी आप देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 3 ऑफ a1 लिख दें और वहां से हम a1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर दें। तो पूरा हमें डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ माइनस 5 ओवर 1 दैट इज 5। इट मीन्स हमें 5 से जो भी इसके रूट से अल्फा बीटा गामा उसको 5 से रिड्यूस कर देंगे तो सेकंड टर्म एब्सेंट हो जाएगी। अब जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम उस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब कर लेते हैं। हम इन कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की, h की वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया, लीडिंग कोफिशिएंट के नीचे हमेशा 0 लिखते हैं, ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। इसके बाद हमने एक छोटी लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, अगेन यहाँ हमने लिख दिया 5, लीडिंग कोफिशिएंट के नीचे 0 आएगा, 1 हो गया, 5 माइनस 5 माइनस 25, ऐड कर दिया, अगेन हमने फिर लाइन खींच दी, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, लीडिंग कोफिशिएंट के नीचे ये 0 लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर एक लाइन खींच दी और 0 लिख दिया, ये 1 आ गया। ये हमारे पास a0 हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा और ये a3 हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी a0 z, ऑफ कोर्स हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए हम अब इस
इसको y में लिख देते हैं a0 y क्यूब प्लस a1 y स्क्वायर प्लस a2 y प्लस a3 इक्वल्स टू 0। अब हम जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। मैं इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y क्यूब, a1 इज व्हाट 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0y स्क्वायर प्लस a2 इज व्हाट माइनस 108y प्लस a3 इज 432 इक्वल्स टू 0। तो ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हमने रूट्स को 5 से डिमिनिश करके जो इक्वेशन आती है उसको हमने लिख लिया। यहाँ देखते हैं सेकंड टर्म एब्सेंट हो गई। और अब हम, क्योंकि हम कार्टेशियन मेथड में जेड में लिख रहे हैं इक्वेशन, तो आप चाहे जेड में लिख लो, वाई में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई वाई क्यूब माइनस 108y प्लस 432 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस रिड्यूस्ड इक्वेशन कार्टेशियन मेथड यूज करने के लिए जो भी कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करती है। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज है और सेकंड टर्म एब्सेंट है। तो इसको सिंप्लीफाई अब हम सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन मेथड से हम जेड को ये रखेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, हमारे पास जो जेड की इक्वेशन है ये आ जाएगी। तो हम यहाँ पर जेड की जगह वाई को रख रहे हैं, तो यहाँ हमने वाई को ये रख दिया। तो अपन ऐसा करते हैं कि क्योंकि हम इसी मेथड को यूज कर रहे हैं तो हम वाई बराबर जेड ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं जेड की फॉर्म में लिख देती हूँ। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है जेड क्यूब माइनस 3 यू टू दी पावर 1/3 जेड माइनस यू प्लस बी इक्वल्स टू 0। और जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास माइनस 3 यू टू दी पावर 1/3 यू टू दी पावर 1/3 इज माइनस 108 एंड माइनस ऑफ यू प्लस बी इज 432। सिंप्लीफाई किया इसको तो हमारे पास आ गया और सिंप्लीफाई किया तो ये हमें दे देगा यू बी इक्वल्स टू 36 का क्यू। अब हमारे पास यू प्लस बी और यू बी की फॉर्म आ गई। हमने फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं और u और b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास c में बनेगी, यहाँ से हम सीधा लिख लेते हैं t स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 432 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, फिर है 36 क्यूब इक्वल्स टू c। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और अब u प्लस b और u b। अब हम यहाँ पर इसको इस इक्वेशन से देखें तो इसके दो रूट्स हैं u और b, और u और b की ये वैल्यू है। हमने पहले केस में ये डिस्कस किया था कि जब g स्क्वायर प्लस 4h³ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो जो दोनों रूट्स होते हैं वो रियल रूट्स होते हैं u और b, बट जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है z की वैल्यू होती है वो एक रूट उसका इमेजिनरी होता है, रियल होता है, बाकी दो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब हम यहाँ पर यदि ये देखना चाहें कि इसके रूट्स रियल होंगे, मतलब u और v की वैल्यू रियल होगी या इमेजिनरी होगी या इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ क्योंकि ये नंबर बड़े हैं इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं और ये देखने की जगह कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। अब यहाँ पे सीधा u और v की वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं। तो जो u की वैल्यू है वो u और v की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 432 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 432 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसके स्क्वायर को खोलते हैं, इसके क्यूब को खोलते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है। और जब 0 आएगी
आप इसको करके देख सकते हैं। u और v दोनों की वैल्यू को हमने निकाल करके देखा है, मैंने पहले देख लिया है। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। तो u और v की वैल्यू यहाँ पर इक्वल आ जाती है। u और v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 216। अब u और v की वैल्यू हमारे पास 216 दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, क्योंकि पहला जो केस हमने लिया था उसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था। अब हम इक्वल टू 0 वाला केस ले रहे हैं, तो u और v की वैल्यू एक समान आ रही है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, और जब u और v की वैल्यू सेम आएगी तो u टू दी पावर 1/3 बराबर v टू दी पावर 1/3 बराबर हो जाएगा -6। ये 6 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा -6 के बराबर। Therefore, z is, यहाँ हम पहले लिख चुके हैं, तो पहली वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस -6, u टू दी पावर 1/3 प्लस v टू दी पावर 1/3। दूसरा इसका रूट हो जाएगा ओमेगा -6 प्लस ओमेगा स्क्वायर -6, बट -6 कॉमन आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। ये हम जानते हैं कि रूट ऑफ यूनिटी से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन आने पर ये -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अगेन इस वाले केस के अंदर u की वैल्यू भी u टू दी पावर 1/3 भी -6 है, v टू दी पावर -1/3 भी -6 है, तो ये वैल्यू अगेन 6 आ जाएगी। तो पहला जो केस हमने डिस्कस किया था उसमें जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो एक रूट रियल और 2 इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उस केस में तीनों रूट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों की तीनों रूट्स रियल आ रहे हैं। बस यहाँ पे हमें ये देखना था, क्योंकि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। कार्टेन्स मेथड यूज करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में, जैसा कि हमने सबसे पहले किया था, कि इसको सेकंड जो टर्म है उसको एब्सेंट करने के लिए हमने रिड्यूस कर दिया था। अब रिड्यूस किससे किया था? हमने लिखा था y बराबर x माइनस h, और h की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी। तो यहाँ अभी जो हमने वैल्यू निकाली है वो तो z की निकाली है, अभी सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि सॉल्यूशन हमें x में चाहिए, और x बराबर है y प्लस h के बराबर। और यहाँ हमने y की जगह z रखा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि x बराबर है z प्लस h के बराबर। तो नाउ द सॉल्यूशन इज x is -12 plus 5, that is 7, 6 plus 5, that is 11, and 6 plus 5 equals to 11. This is the solution. हम क्या करते हैं कि हमने क्योंकि z में इक्वेशन को लिख ली, z में सॉल्व कर लिया, तो यहाँ ये लिख देते हैं, therefore का निशान लगाते ही ये लिख देते हैं दिस इज द आंसर। आंसर में हमें, क्योंकि हमें इक्वेशन x में दी गई है और इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया है, तो इसलिए हमको इसको करना पड़ेगा, इस आंसर के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। अब हम ये वो केस डिस्कस कर रहे हैं जबकि u और v की वैल्यू इमेजिनरी होती है। कई बार हमें जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में भी दी हुई होती है। इक्वेशन हमें इस फॉर्म में यदि दी हुई हो 9x क्यूब plus 6x square minus 1 equals to 0. Solve this equation by Cardan's method. Cardan's method में हम इसको देखें और कंपेयर करें, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, पर यहाँ पर 9 है। सेकंड टर्म एब्सेंट होनी चाहिए, पर यहाँ सेकंड टर्म एग्जिस्ट कर रही है, और x का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर वो यहाँ पे इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ये कार्डन्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला जो वे है उसमें तो हम क्या करेंगे कि अगेन हम y को x माइनस h से रिप्लेस करेंगे और h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और h की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू। पर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ इस केस में
एक और इजी टेक्निक है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो हमें वैसे ही करना है जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, पर यहाँ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, रिप्लेसमेंट तो कर रहे हैं, अब हम रूट को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यदि y को 1/x रख दें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। तो ये हो जाएगा 9/y³ प्लस 6/y² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे देन इट इज दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू 9 प्लस 6y माइनस y³ इक्वल्स टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं y³ माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम यदि ये कंपेयर करें तो ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जहाँ लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 है और जो y के और कांस्टेंट टर्म है वो भी इंटीग्रल वैल्यूज है, वहाँ हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ हम दोनों तरीके से कर सकते हैं कि या तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इक्वेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें करनी ही होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एदर वी यूज y इक्वल्स टू x माइनस h, y इक्वल्स टू x माइनस h रखने से भी सेकेंड टर्म एब्सेंट हो जाएगी पर थर्ड टर्म आ जाएगी, और हम ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से भी रिड्यूस कर लेते हैं और फिर कंपेयर करके हमें एच और जी की वैल्यू निकाल करके, जैसे अभी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, हम इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। पर ये जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो जेड के आएंगे और उसको एक्स में लिखने के लिए उनका रेसिप्रोकल हमें यहाँ पर लेना होगा, और जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और कार्टेशियन मेथड यूज करने के लिए एक बार जब हम दी गई समीकरण को इस फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं देन द सॉल्यूशन इज क्वाइट इजी। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और अब हम कल चतुर्थ घात समीकरण को, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो स्पेशल टेक्निक है फेरारीज मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे पास हम वो जो स्पेशल टेक्निक है उसको भी हम देख लेंगे। हम जानते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन को और भी हम कई मेथड से प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर कार्डन मेथड से काफी इजी हो जाता है इक्वेशन को सॉल्व करना।